नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका स्टेप अप अकेडमी में और मैं गीतांजलि अंधेरिया। दो दल बढ़ चुके थे। हरिहर काका जब रिहा हुए, हरिहर काका को पकड़ लिया गया, वहां से ले आए गए, तब दो दल तो थे ही, एक ठाकुरबाड़ी की तरफ में और एक हरिहर काका की ओर। दोनों दलों में कई प्रकार की बातें होने लगी। वो बातें किस प्रकार की होने लगी और माहौल कैसा बढ़ने लगा, ये हम देखने वाले हैं हरिहर काका के पार्ट 1 के पार्ट 5 में। पार्ट 1 लेकिन पार्ट 5। तो यहाँ 5 पार्ट में देखते हैं कि क्या हुआ। इधर ठाकुरबाड़ी का दृश्य भी बदल गया था। एक से एक खुखार लोग ठाकुरबाड़ी में आ गए थे। अब हरिहर काका एक सीधे साधे भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले थे। देखिए, जब व्यक्ति को ऐसे अनुभव मिल जाते हैं, जब ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो व्यक्ति के भी हाव भाव बदल जाते हैं। उसे भी चतुर होना पड़ता है, उसे भी चौकन्ना रहना पड़ता है। तो वह महसूस करने लगे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे थे, उसकी वजह उन लोगों के साथ उनका सगे भाई का संबंध नहीं, बल्कि उनकी जायदाद है। अन्यथा वे उनको पूछते तक नहीं। इसी गांव में जायदादहीन भाई को कौन पूछता है। हरिहर काका को अब सब नजर आने लगा कि यदि ये लोग मुझे इतना महत्व दे रहे, इतनी सुरक्षा कर रहे, इतना पूछ रहे, मतलब इन लोगों की नज़र भी मेरे पैसे पर है। महंत जी की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी अब वह जान गए थे। ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है। उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं। निजी स्वार्थ के लिए साधु होना और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया है। साधु के बाने में, मतलब साधु की पोशाक में, महंत, पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी लोग हैं। इतना समझ चुके थे हरिहर काका। छल बल कल किसी भी तरह धन अर्जित करना, बिना परिश्रम के आराम से रहना चाहते थे। अपने घृणित इरादों को छिपाने के लिए ठाकुरबाड़ी को उन्होंने माध्यम बनाया था, एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास न किया जा सके। इसलिए हरिहर काका ने मन ही मन तय कर लिया कि अब महंत को वे अपने पास भटकने तक नहीं देंगे। साथ ही अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे, अन्यथा फिर वह दूध की मक्खी हो जाएंगे, अर्थात उनको कोई नहीं पूछेगा। यदि जीते जी अपनी जमीन किसी और के नाम लिख दी तो लोग फिर समझेंगे कि इनके पास कुछ नहीं, अब इनकी सेवा करने से कोई मतलब नहीं। तो उन्होंने ये ठान लिया कि जीते जी तो अपनी ज़मीन किसी के नाम नहीं लिखूंगा। लोग निकाल कर फेंक देंगे, कोई उन्हें पूछेगा तक नहीं। वो बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा। लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे और वातावरण कुछ और ही तैयार हो रहा था। ठाकुरबाड़ी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया, उसी दिन उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे कि विधिवत अपनी जायदाद वे अपने भतीजों के नाम लिख दें। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि उनके ऊपर लगी रहेगी। सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके समक्ष केवल यही एकमात्र रास्ता है। अब यहाँ पर एक रास्ता महंत ने दिखाया, तो एक रास्ता यहाँ पर रिश्तेदारों ने दिखा दिया। सुबह, दोपहर, शाम, रात तक यही चर्चा रही। लेकिन हरिहर काका साफ नकार जाते, कहते मेरे बाद तो मेरी जायदाद इस परिवार को ही मिलनी है, इसलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं। महंत ने अंगूठे के जो जबरन निशान लिए हैं, उसके खिलाफ मुकदमा हमने किया है। ये मुकदमा जाहिर कर दिया वहां पर। भाई जब समझाते समझाते हार गए, तब उन्होंने डांटना और दबाव देना भी शुरू कर दिया। लेकिन काका इस रास्ते भी राजी नहीं हुए। स्पष्ट कह दिया कि अपनी जिंदगी में वह नहीं लिखेंगे। बस एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण कर लिया जो एक रात महंत ने किया था। हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि मेरे भाई भी मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। उनके भाई, अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे, उन्हें अपना अभिन्न समझते थे, उनकी नींद ही सोते थे और जागते थे, हथियार लेकर आज उनके सामने खड़े हुए हैं। कह रहे हैं सीधे मन से कागजों पर जहां जहां जरूरत है वहां वहां अंगूठा लगा दो, अन्यथा मारकर यहीं घर के अंदर गाड़ दिए जाओगे। गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिलने पाएगी। तो जैसा जैसे हम कह रहे हैं वैसे वैसे अंगूठे लगाते जाओ और जमीन हमारे नाम करते जाओ। अब ये भाइयों ने भी उनको धमकी देना शुरू कर दी। अगर पहले वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते, पर अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण कर लेने के लिए तैयार हो जाता है। हरिहर काका ने सोच लिया, यह सब एक ही बार उन्हें मार दें तो ठीक होगा। अपनी जमीन लिखकर फिर उसके बाद जिंदगी भर विधवा की तरह से इस जिंदगी घुट घुट कर निकालने से तो अच्छा कि ये सब है कि अभी मार दें। रमेसर की विधवा को बहला फुसलाकर उनके हिस्से की जमीन रमेसर के भाइयों ने लिखवा ली। एक गांव की
औरत की यहाँ पर बात आई है रमेसर की विधवा। रमेसर एक व्यक्ति था जिसकी मृत्यु हो गई, उसकी विधवा पत्नी रही होगी और उसके घर वालों ने बहला फुसलाकर उसको ज़मीन उसके नाम लिखवा ली और फिर ज़िंदगी भर वह घुट घुट कर जी, कोई उसे पूछने वाला नहीं था। शुरू में तो उसका खूब आदर मान हुआ, लेकिन बुढ़ापे में उसे 2 जून खाना देने अखरने लगा। हरिहर काका को याद आ गई कि वो विधवा जिसने जीते जी अपनी ज़मीन अपने घर के लोगों के नाम कर दी, उसको बाद में 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हुआ, तो मैं तो अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। अंत में तो उसकी दुर्गति हुई कि गांव के लोग देखकर शहर जाते। हरिहर काका को लगता अगर रमेसर की विधवा ने भी अपनी जमीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उसके पांव पखाड़ते, उसे बहुत प्यार से रखते। हरिहर काका गुस्से में खड़े होकर गरजते हुए बोले, मैं अकेला हूँ, तुम इतने हो, ठीक है मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी 1 धूर जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूंगा। तुम सब ठाकुरवारी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं हो। देखते हैं कैसे नहीं लिखते हो, लिखना तो तुम्हें ही है, चाहे हंस के लिखो या रो के, ये उनके भाइयों ने कहा। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। हरिहर काका अब घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया। प्रतिकार करने पर वे उन पर प्रहार भी करने लगे थे। अकेले हरिहर कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे। फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब भाइयों को ध्यान आया कि मुँह तो उन्हें पहले ही बंद कर देना चाहिए था। उन्होंने तत्क्षण उनके मुँह में कपड़ा ठूस दिया, मुँह में कपड़ा डाल दिया उनके। लेकिन ऐसा करने से पहले ही काका की आवाज़ गांव में पहुंच गई। टोला पड़ोस के लोग दालान में जुटने लगे। ठाकुरवारी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल यह खबर महंत जी को भी चली गई, लेकिन वहां उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा देते कि अपने परिवार का निजी मामला है, इससे दूसरों को दूर रहना चाहिए। लेकिन महंत जी ने यह तत्परता और फुर्ती दिखाई जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी। वह पुलिस की जीप के साथ ही हरिहर काका के घर में आ धमके। पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल खत्म हो जाता है। घर तलाशी शुरू हो गई। फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर हालात में बरामद किया गया, जिस हालात में ठाकुरवारी से उन्हें बरामद किया गया था। 2 बार एक बुजुर्ग के साथ ये घटना घट गई। बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म और अत्याचार किया है, जबरन अनेक कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लिए हैं, उन्हें खूब मारा पीटा, उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी कि अगर तो और थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो आज उन्हें जान से हाथ धोना पड़ जाता, आज मेरे भाई मुझे मार डालते। हरिहर काका के पीठ, माथे और पांव पर कई जगह जख्म के निशान उभर आए थे। बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, कांप रहे थे, अचानक गिरकर बेहोश हो गए, मुंह पर पानी के छींटे मारे गए। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत मतलब भाग गए। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए और रिश्ते के लोग, शेष लोग फरार भी हो गए। कुछ लोग पकड़ में आए और कुछ लोग वहाँ से भाग गए। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में अब तक की सबसे अंतिम घटना है। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान नियुक्त किए गए। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों को महंत की ओर से काफ़ी प्रयास किए गए हैं। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर काका अकेले रहने लगेंगे, तब ठाकुरवारी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेंगे। तब नेपथ्य में रहकर उनके भाइयों और महंत जी ने पैरवी लगा और पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात हो गए। मतलब ये सब घटनाएं जो की गई वो इसीलिए की गई ताकि हरिहर काका को सुरक्षा मिले। तो उनके भाइयों ने जो किया वो सुरक्षा के तहत किया कि सुरक्षा उन्हें मिल जाए। जहाँ तक मैं समझता हूँ फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुरवारी और भाइयों की ओर से ही मिल रही है। ठाकुरवारी के साधु संत काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह सतर्क हैं कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती ना करने पाए। साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो घटना की गई वो केवल और केवल पुलिसधारी जवानों की सुरक्षा के लिए की गई कि वो सुरक्षा के लिए तैनात हो जाए और हरिहर काका की जान बची रहे। गांव में एक नेताजी हैं, वह ना तो कोई नौकरी करते ना खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीनों मौज उड़ाते रहते। राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास है। उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। वह तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास पहुंचते हैं और प्रस्ताव रखते हैं उनकी ज़मीन में हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोला जाए।
इससे उनका नाम अमर हो जाएगा, उनकी ज़मीन का सही उपयोग होगा, गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी भी निराश होकर लौट गए। तो उस व्यक्ति की ज़मीन पर कई लोगों की नज़र थी। इन दिनों गांव की चर्चाओं के केंद्र हरिहर काका, आंगन, खेत खलिहान, अलाव, बगीचे, बरगद, हर जगह उनकी चर्चा उनकी घटना की तरह विचारणीय, चर्चनीय कोई दूसरी घटना नहीं हुई। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं। गांव में जहां भी जाओ, जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती, वो तो फिर उसका अंत ही नहीं होता। लगातार वो चर्चा चलती रहती। लोग तरह तरह की संभावना व्यक्त करते, राम जाने क्या होगा। दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए, लेकिन हरिहर काका ने अपना बयान दर्ज कराया कि वे दोनों लोगों में से किसी को भी अपनी ज़मीन का उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहते। दोनों ओर के लोगों ने जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए हैं। इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा, क्योंकि दोनों तरफ से अंगूठे ले लिए गए। यदि हरिहर काका को कुछ हो जाता है तो जायदाद का हकदार कौन होगा, ये लोगों के मध्य बहुत गहन चिंता का विषय था कि आखिर अब क्या होगा। लोगों के बीच बहस छिड़ जाती। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता उससे 10 गुना अधिक उगल देता। फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता, रहस्य खत्म हो नहीं होता, आशंकाएं बनी रहती। लेकिन लोग आशंकाओं को नज़रअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते। उत्तराधिकारी ठाकुरबाड़ी को मिलता तो ठीक रहता। दूसरी ओर के लोग कहते हरिहर के भाइयों को मिलता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि जब भी कोई घटना होती है, लोग आपस में बैठकर उस घटना को बड़ी बढ़ चढ़कर बताते हैं और अपनी अपनी राय भी निकालते हैं। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार में गांव में फैल गई। खबर झूठी है कि सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिसे खबर हाथ लगती वह नमक मिर्च लगाकर उसे और चटपटा बनाकर बोल देता। एक खबर आती कि महंत जो हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं, अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर काका को खत्म क्यों नहीं कर दिया, और बात ही आगे नहीं बढ़ती। लोग ये बातें करते। दूसरी ओर खबर आती हरिहर काका मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुरबाड़ी के साधु संतों और काका के भाइयों के बीच काफ़ी लड़ाई होगी। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी बहेगी। अब हरिहर काका जिंदा हैं, लेकिन लोगों ने अपनी राय में उनको मार ही डाला। जायदाद के साथ साथ उनकी दाह संस्कार कैसे होगा, कौन करेगा, ये भी लोगों को चिंता है। एक तीसरी खबर आती है हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। इलाके के मशहूर डाकू बुटन सिंह से उन लोगों ने बातचीत कर पक्की कर ली। हरिहर काका के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बुटन लेगा और दखल कर देगा। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बुटन ने निपटाए हैं। पूरे इलाके में उसके नाम की तू बोलती है। एक ये तू बोलना, ये क्या होता है, पूरे अच्छे तरीके से लोगों के बीच में उनकी खोज खबर रहना, तो ये मुहावरा है। एक चौथी खबर आती, महंत जी ने निर्णय लिया कि हरिहर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को बह बुलाएंगे। अब आगे क्या है, रहस्यात्मक और भयावनी खबरों से गांव का आकाश आच्छादित हो गया। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता रहता। सबके मन में एक ही बात थी कि हरिहर काका कोई अमृत पीकर आए हैं कि नहीं, एक ना एक दिन उन्हें तो मरना ही है। फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा। उस वक्त क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। यह कोई छोटी लड़ाई नहीं, बस एक लड़ाई है। आने जाने अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में आएगा। इसलिए लोगों के अंदर भय भी है, प्रतीक्षा भी है। एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे जुटलाकर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता। मतलब आगे कोई भयानक घटना घटेगी, क्योंकि दोनों तरफ अंगूठे लगाए गए हैं। तो कई प्रकार की बातें, कई प्रकार की घटनाएं, कई प्रकार के दंगे सामने आएंगे। और हरिहर काका वह तो बिल्कुल मौन हो अपनी ज़िंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। एक नौकर रख लिया है, भाई उन्हें बनाता खिलाता। उनके हिस्से की ज़मीन में जितनी फसल होती उससे अगर वह चाहते तो मौज की ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। कोई बात कहाँ, कुछ पूछो कोई जवाब नहीं। खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारा करते। सारे गाँव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं थी। अब यहाँ पर पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर खूब मौज मस्ती कर रहे थे। जिसका धन वह रहे उपास कर, खाने वाले करें विलास। मतलब जिसका पैसा है वो तो कुछ उपयोग कर नहीं पा रहा, दूसरे लोग उस पर मौज उड़ा रहे हैं। अब तक जो नहीं खाया था, दोनों जून उसका भोग लगा रहे थे। तो पुलिस के जवानों को जो कभी खाने नहीं मिला, दोनों जून मतलब दोनों टाइम उतने प्रकार का भोजन कर रहे थे। तो यहाँ पर हरिहर काका का वो प्रसंग तो हुआ कि हरिहर काका के साथ कौन कौन सी घटनाएं घटी,
कौन कौन सी घटनाएं हुई। हरिहर काका ने अब एक नियुक्त भी कर लिया व्यक्ति, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा यहाँ तो पाठ में कुछ भी नहीं है। अब ऐसी कोई जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। पाठ के अभ्यास भी अभी बाकी हैं, उसका वीडियो भी जल्दी उपलब्ध होगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि एक एक स्टेप से आपकी पढ़ाई कंप्लीट होती जा रही है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच।